तो अक्सर ना लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ना बायर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते। और हाल ही में किसी ने मुझे मेल किया था कि सर मुझे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक बिड पब्लिश करनी है एज अ बायर, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक बायर हो तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो उसका सही तरीका क्या है किसी भी बिड को क्रिएट करने का। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझाता हूं कि किस तरीके से ये बिड आप एज अ बायर क्रिएट कर सकते हो। तो जेम पोर्टल पे कोई भी टेंडर आपको किस तरीके से निकालना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाऊंगा। ये प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने खुद पब्लिश किया है अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंडर। इस पूरी प्रेजेंटेशन में ना सारे ही स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। वैसे तो आप खुद भी इसे रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए हर एक स्टेप को ब्रेक डाउन करके आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब है और उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंडिंग पेज पे जाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लैंडिंग पेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाके अपने जेम बायर आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे और अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपके सामने ओपन हो जाता है। आपको सामने एक सर्च इंजन देखने को मिलता है। जिस भी कैटेगरी में आपको टेंडर निकालना है, जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोक्योरमेंट करनी है, आप उस कैटेगरी को ओपन करेंगे। कैटेगरी को ओपन करने के बाद अब जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में जो एग्जांपल लिया गया है ना, वो डेस्कटॉप का लिया गया है। तो डेस्कटॉप की कोई भी कैटेगरी जब आप ओपन करेंगे या फिर आपकी जो रेलिवेंट कैटेगरी है उसे ओपन करेंगे, तो मान लेते हैं कि इस तरीके से आपके सामने वो कैटेगरी ओपन हो जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको इस तरीके से सेलेक्ट कंसाइनी का ऑप्शन दिया जाता है और उसके ऊपर आप देखेंगे तो बिड और नीचे पीएससी का ऑप्शन आपको दिया जाता है। देखिए, अगर आपको बिड निकालनी है ना, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उस बिड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, उसे इनेबल कर देना है, ताकि आप आगे जाके जो भी काम करोगे वो एक बिड की तरफ ही आपको लेके जाएगा। उसके नीचे होता है पीएसी। अगर आप कोई प्रोप्राइटरी टेंडर निकालना चाहते हैं, कोई टेंडर को एक पर्टिकुलर ब्रांड और मॉडल नंबर के लिए रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसे इनेबल करने के बाद आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपका कंसाइनी है, जिसके लिए भी आप वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना कंसाइनी सेलेक्ट करेंगे और जितनी भी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं या फिर जितनी भी क्वांटिटी का टेंडर आप निकालने जा रहे हैं, वो क्वांटिटी आप डाल के आगे मूव करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पहले कंसाइनी डालते हैं और फिर वहां पे अपना क्वांटिटी मेंशन करते हैं और फिर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ना हर एक कैटेगरी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दी जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। अब जिस भी स्पेसिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है, आप मान लीजिए अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं या फिर डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, तो आपको प्रोसेसर क्या चाहिए, आपको रैम कितनी चाहिए, आपको मेमोरी कितनी चाहिए, वो सारी ही चीजें आप स्पेसिफिकेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जैसे जैसे आप उन फिल्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, आपको उन्हीं से रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको दिखाना स्टार्ट करता है। तो जब आप इन फिल्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, तो आपको आपके सामने जो भी प्रोडक्ट है जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं वो दिखने लग जाएंगे। आप किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आता है, जहां पे सॉफ्टवेयर आपको एक बार दोबारा से चांस देता है कि आप अपने पैरामीटर्स वेरीफाई कर सकते हो जो आपने वहां पे पहले सेलेक्ट किए। अब जब आप इस विंडो पे जाते हैं ना, तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है अलाउड एनी वैल्यू। देखिए, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैसेज दे रहा है कि यू हैव चोजन 2 आउट ऑफ 19 गोल्डन पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन। देखिए, कैटेगरी के अंदर 19 पैरामीटर्स हैं, 19 गोल्डन पैरामीटर्स हैं। और अगर आउट ऑफ 19 अगर आपने टेंडर बनाते वक्त खाली दो ही पैरामीटर सेलेक्ट करें, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि भैया 17 पैरामीटर्स और हैं, आप उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो नीचे तीन ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अलाउड एनी वैल्यू। अलाउड एनी वैल्यू का क्या मतलब है, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके टेंडर को पब्लिश कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस टेंडर में हर किसी को पार्टिसिपेट करने देगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आई3 की,
तो आपने उसे अलाउ कर दिया कि भैया कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसमें i3 वाला भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, i5 वाला भी कर पाएगा, i7 वाला भी कर पाएगा, और जो अलग प्रोसेसर हैं वो भी उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है आपको, चूज द सिलेक्टेड प्रोडक्ट वैल्यू एज द एलिजिबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को आपने एड टू कार्ट किया है, उस प्रोडक्ट के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को बिड के टेक्निकल पैरामीटर्स बना दिए जाएं। मतलब अगर उस प्रोडक्ट में i3 है तो खाली i3 वाले को ही ऑप्शन दिया जाए इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का, बाकी लोग इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर पाए। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरनल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क अगर 1 TB है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सेलर जिनके पास 1 TB का प्रोडक्ट होगा वही उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो इससे होता क्या है कि अगर आप बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के पैरामीटर्स को बिड के टेक्निकल पैरामीटर्स बना देता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहता है, मैनुअली चूज वैल्यूज फॉर द गोल्डन पैरामीटर्स। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दोबारा से मैनुअली चूज करने का ऑप्शन दे देता है कि भैया अगर आप 2 से ज्यादा करना चाहते हो तो दोबारा से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जहां पे आप दोबारा से अपने पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप बिड में डालना चाहते हो। तो आप इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ना पहले ही जो भी फिल्टर्स आपको चाहिए वो आप एक्टिवेट करिए, और जो भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं ना तो बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपनी बिड को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद जब ये फंक्शनैलिटीज को आप परफॉर्म कर लेते हो तो बीच में ना आपको ये ऑप्शन मिलता है। अब होता क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है ना, उस प्रोडक्ट को जितने भी सेलर्स ने ऐड कर रखा है सबके प्राइजेस यहाँ पे दिखाता है। इस प्राइजेस का ना कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं होता, आप किसी को भी सेलेक्ट करके उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जिसके पास उतनी क्वांटिटी है, सफिशियंट क्वांटिटी है, अगर 100 क्वांटिटी का आप टेंडर निकाल रहे हो तो यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है उसके पास 100 क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कम रहेगी तो सॉफ्टवेयर फिर आपको एरर दे देगा, वो प्रोडक्ट एड टू कार्ट नहीं होता। 100 या फिर 100 से ज्यादा वाले को आप सेलेक्ट करके एड टू कार्ट कर सकते हैं। ज्यादा कोई फर्क इसका नहीं पड़ता, ना ही प्राइस से रिलेटेड ना ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर उस सेलर से रिलेटेड। तो आप किसी को भी सेलेक्ट करके अपने कार्ट में डाल सकते हैं। कार्ट में डालने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है आपके शॉपिंग कार्ट में चला जाता है, और शॉपिंग कार्ट में जाने के बाद जब आप उसे प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरीके से बिड का ऑप्शन देखने को मिलता है। बिड पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहले ऑप्शन आता है व्यू एड डिटेल्स। व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक तो आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता है, जो भी स्पेसिफिकेशन आपने सेलेक्ट करी थी एट द टाइम ऑफ बिड प्रिपरेशन उस प्रोडक्ट की दिखाने को, उस प्रोडक्ट की आपको दिखा देता है ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। नीचे आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बाय बैक एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हर एक कैटेगरी में बायबैक का ऑप्शन नहीं आता, कुछ ही कैटेगरीज में आता है। अगर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड आ रहा है और आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। नीचे ऑप्शन आता है डू यू वांट टू डिफाइन एडिशनल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर। देखिए, अगर कोई पैरामीटर ऐसा है जो कि जेम की कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके लिए वो बहुत ही क्रूशियल या फिर क्रिटिकल पैरामीटर है, तो आप एडिशनल पैरामीटर में उसे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो आप यहाँ पे यस करके उस पैरामीटर को ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर बायबैक आपने सेलेक्ट किया है तो बायबैक की डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, अगर एडिशनल पैरामीटर आपको डालना है तो उसे आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल्स प्लस आपका कितना डिलीवरी टाइम आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप एक्सटेंड उसे कर सकते हैं। 15 डेज का जो टाइमलाइन है ना वो मैक्सिमम कैटेगरीज में स्टैंडर्ड है, 15 से कम आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप जितना भी टाइम देना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उसे आप जो भी डिलीवरी का टाइम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है तो इस स्टेज पे आप उस क्वांटिटी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कि भैया आपने टेंडर बनाते वक्त 100 सेलेक्ट किया था, अब आपको लगता है कि 110 करनी है या फिर 90 करनी है, तो यहीं पे आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद है आगे आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको कंसाइनी की लिस्ट देखने को मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो एक एक्सेल डाउनलोड करने को मिलता है कि कितने कंसाइनी आपके प्रोफाइल में एडेड है, उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो।
उसके बाद आप आगे मूव कर जाएंगे। आगे मूव करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको आपके सामने बिड सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपकी बिड ड्राफ्टिंग है वो असली स्टार्ट होती है कि आपको टेंडर कितने दिन के लिए बनाना है, कौन कौन से क्लॉज उसमें लगाने हैं, कितना टाइम देना है इवैल्यूएशन के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डालने को मिलती है। सबसे पहले ऑप्शन आता है कि बिड ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आपको टेंडर को निकालना है। सबसे पहले आप बिड ड्यूरेशन में 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन के लिए अगर आप उस टेंडर को लाइव करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी टेंडर मिनिमम 10 डेज के लिए निकलता है, 10 से कम आप नहीं निकाल सकते। खाली डिफेंस बायर्स के पास ऑप्शन ये आता है कि वो 10 से कम डेज का भी टेंडर फ्लोट कर सकते हैं। तो जो भी आपका टाइमलाइन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बिड ऑफर वैलिडिटी आपको सेलेक्ट करनी होती है। बिड ऑफर वैलिडिटी क्या होती है कि आपने जो टेंडर निकाला उसके अंदर सेलर जो अपना ऑफर सबमिट कर रहा है वो ऑफर कितने टाइम तक वैलिड है। ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आप एज अ बायर टेंडर निकाल रहे हैं और कोई सेलर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप जब मर्जी उसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर आपके बिड की ऑफर वैलिडिटी 30 डेज है तो 30 डेज के बाद अगर आप उस टेंडर को इवेलुएट करेंगे और उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको L1 वाले बिडर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ना ये ऑफर वैलिडिटी हमेशा आप मैक्सिमम साइड पे रखिए। 180 डेज मैक्सिमम टाइम मिलता है, तो आप 180 डेज करके इसे आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है टाइप ऑफ बिड, सिंगल पैकेट बिड रखना है कि डबल पैकेट बिड रखना है। डबल पैकेट बिड में जो इवैल्यूएशन होती है पहले टेक्निकल होगा और फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होगा। इस 2 स्टेज इवैल्यूएशन को डबल पैकेट बिड बोला जाता है। जब आप टेक्निकल करते हैं तो आप किसी के भी प्राइजेस चेक नहीं कर सकते। प्राइजेस आपको तभी देखने को मिलते हैं जब फाइनेंशियल बिड आप ओपन करते हैं। वहीं दूसरी साइड जब अगर आप सिंगल पैकेट बिड करते हैं तो सिंगल पैकेट बिड में जैसे ही टेंडर आप ओपन करते हैं तो आपको टेक्निकल के साथ साथ सेलर के प्राइसेस भी देखने को मिल जाते हैं सिंगल पैकेट बिड में। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू आरए पोस्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन, आप उस टेंडर में बिड टू आरए करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिंगल पैकेट बिड के केस में ना बिड टू आरए नहीं होता, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसे यस नो करेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आपने बिट टू आरए यस किया है तो 2 रूल होते हैं, दोनों रूल में से जो भी रूल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। देखिए जब भी आप टेंडर इवैल्यूएशन करते हैं, और आप किसी भी बिडर को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो 2 दिन का ना ऑटोमेटिकली एक रिप्रेजेंटेशन विंडो सेलर के लिए ओपन हो जाता है कि अगर उसको बायर का डिसीजन अनफेयर लगता है तो वो बायर के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको टाइम बताना होता है कि वो विंडो आपको कितने दिन के लिए रखनी है। मिनिमम तो 2 डेज के लिए वो रहती है, वो स्टैंडर्ड टाइम है, उसे आप डिक्रीज नहीं कर सकते या फिर कम नहीं कर सकते। ज्यादा टाइम आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है, आप डाल के दे सकते हो। उसके बाद है आप यहाँ पे टाइमलाइन सेट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है बिड एस्टिमेटेड वैल्यू का। आपको अपने टेंडर की एस्टिमेटेड वैल्यू अगर डिक्लेयर करनी है तो जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आप यहाँ पे डालेंगे। और अगर आप उस बिड एस्टिमेटेड वैल्यू को टेंडर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो नीचे आप यस पे डिस्क्लोज कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते नो करके आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। उसके बाद अगर आपको इस टेंडर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर सीएमसी ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एएमसी ऐड करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप वहां पे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सीएमसी एएमसी आप अपने डिपार्टमेंट या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे ऐड कर सकते हैं किसी भी टेंडर के अंडर। उसके बाद है आपका सीएमसी से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी गई है, वो आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 1 साल 2 साल उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये एएमसी से रिलेटेड है चीजें। उसके बाद है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग, ये इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपके डिपार्टमेंट में आईटीसी या फिर आरसीएम की जरूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे डाल के कंप्लीट कर सकते हैं, बिड में इन चीजों को एनेबल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर नहीं है तो नो करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वो आपको एक पॉपअप देता है जहां पे आपको आईटीसी बताना होता है कि कितना, उसे आप 0 करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर डिटेल्स ना भी डालें तो आप सिंपल उसे सेव करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई भी डिजिट या फिर कोई भी नंबर आप वहां पे ना डालें, सिंपली उसको सेव कर दें।
फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क। अगर आपके टेंडर के अंदर कोई एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क है तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। आपके पास कोई पीडीएफ है तो उस पूरी पीडीएफ को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सेलर को पता लगे कि एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क क्या है किसी भी टेंडर का जो आप निकाल रहे हैं। उसके नीचे है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाना है इस टेंडर से रिलेटेड, कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए बिडर का, कितनी टर्नओवर चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, ओईएम ऑथराइजेशन चाहिए, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया चाहिए, पास परफॉर्मेंस चाहिए, बिडर से आपको एटीसी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगाएंगे। उसके बाद आप आगे मूव करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप स्टार्टअप को एग्जेम्पशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, एमएससी को एग्जेम्पशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप इसको सीपीएससी के लिए रिजर्व करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। देखिए, सीपीएससी के लिए अगर आप इस टेंडर को रिजर्व कर देते हैं तो सीपीएससी कौन होता है? सीपीएससी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर आपने टेंडर को सीपीएससी के लिए रिजर्व कर दिया तो सीपीएससी सेलर इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, तो वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आम सेलर इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो 99% केसेस में ना आपको इसको रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको इसको रिजर्व नहीं करना। अगर गलती से आपने कर दिया तो आगे जाके कोई भी सेलर इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, खाली सीपीएससी सेलर्स ही कर पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आपका टेंडर उस अकॉर्डिंग है जहां पे खाली सीपीएससी का वो पार्टिसिपेशन की जरूरत है तो आप रिजर्व करिए, अदरवाइज उसे मत करिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया डालेंगे। एग्जेम्पशन देना है नहीं देना टोटली आपकी कॉल है, किसको देना है टोटली आपकी कॉल है। यहाँ पे ये सारी एलिजिबिलिटी आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय बिडर्स टू ऑल बिडर्स पार्टिसिपेटेड इन द बिड। देखिए, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इनेबल हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बिडर उस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके इवैल्यूएशन करने के बाद अगर आप चाहते हो कि वो बिडर्स एक दूसरे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स देख पाए, चेक कर पाए, तो अगर आप इसे यस करोगे तो वो देख पाएंगे, अगर नहीं करोगे, नो करोगे, तो वो नहीं देख पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। फिर यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्री बिड का। आप इस टेंडर में प्री बिड रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते। अगर आप रखना चाहते हो तो प्री बिड की डिटेल्स, डेट, टाइम, वेन्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें टेंडर डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं। फिर उसके बाद है आपका ईएमडी और ईपीबीजी। अगर आपके टेंडर में ईएमडी और ईपीबीजी एप्लीकेबल है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको लेना है या फिर ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लेना है, तो आप अपने टेंडर के अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ईएमडी और ईपीबीजी आप मांग सकते हो। तो जो भी आपके लिए क्राइटेरिया है आप यहाँ पे फिल करेंगे, किसके फेवर में वो डीडी बनेगा, बैंक गारंटी बनेगा, उसकी डिटेल डालेंगे और इसे सेव करके आप आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्प्लिटिंग से रिलेटेड आपको क्लॉजेस बताने होते हैं, एमएससी से रिलेटेड बताने होते हैं, मेक इन इंडिया से रिलेटेड बताने होते हैं इस विंडो में। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रेफरेंस आप दे रहे हैं नहीं दे रहे, एमएससी प्रेफरेंस आप दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, उस टेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें डिक्लेयर करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद जब आगे आप मूव कर जाते हैं, स्टेप को कंप्लीट कर देते हैं, स्प्लिटिंग, एमएससी और मेक इन इंडिया वाला आप कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर आपको आगे ले जाता है। देखिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक होता है कि आपको प्रेफरेंस देनी है एमएससी को, और एक होता है आपको रिजर्व करना है उस टेंडर को एमएससी के लिए। जहां पे आप प्रेफरेंस देते हैं ना, तो वहां पे एमएससी बायर्स और रीसेलर्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन जहां पे उस टेंडर को आप रिजर्व कर देते हैं ना एमएससी के लिए, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी ओईएम्स है ना, खाली उन्हीं को पार्टिसिपेट करने देता है उस टेंडर में, रीसेलर्स को उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तो आपको देखना है कि क्या आपको इसकी नीड है। अगर आप उसे रिजर्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आगे जाके उस टेंडर में खाली ओईएम ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, कोई भी रीसेलर उस टेंडर में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। जो भी आपके डिपार्टमेंट टेंडर के लिए एप्लीकेबल है उसे सेलेक्ट करके आप आगे मूव कर जाएंगे। आगे मूव कर जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे आपके लिए एटीसी का एक लाइब्रेरी ओपन होता है टर्म्स एंड कंडीशन का। अभी तक जो पहले आपने क्लॉजेस लगाए थे वो स्टैंडर्ड क्लॉजेस थे। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक लाइब्रेरी दी जाती है कि एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, आप कोई ओईएम से रिलेटेड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगना चाहते हो तो वो भी मांग सकते हो। आप कोई
अलग सर्टिफिकेशन मांगना चाहते हो तो इस लाइब्रेरी में आपको तमाम तरीके के सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं। तो यहाँ से आप पिक करके टेंडर की एलिजिबिलिटी में उन सर्टिफिकेट्स को डाल सकते हो। यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है, अगर आप देखेंगे तो जब आप इस पे जाते हैं तो इस विंडो में अगर आप देखेंगे कि नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बायर एडिट बिड स्पेसिफिक एटीसी। अब बायर एडिट बिड स्पेसिफिक एटीसी में ना अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो अभी तक जितना भी टेंडर आपने ड्राफ्ट किया है ना वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग किया है। जो भी प्री डिफाइंड या फिर जो भी पहले से फील्ड्स यहाँ पे जेम के लॉगिन में एग्जिस्ट करती हैं आप उन्हीं को सेलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बायर एडिट बिड स्पेसिफिक एटीसी पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने कोई अलग से पीडीएफ बना रखी है टर्म्स एंड कंडीशन की तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। कोई एडिशनली आप टाइप करके क्लॉज ऐड करना चाहते हैं तो आपको टाइप करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप वो भी टाइप करके वहां पे कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है फिर आप इसे एग्री करके ड्राफ्ट आपको देखना है अपने बिड का, तो इस ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपके बिड डॉक्यूमेंट का जो भी आपने जनरेट किया है उसका ड्राफ्ट जनरेट हो जाता है, पूरा कंप्लीट टेंडर डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। लास्ट में ऑप्शन होता है वेरीफाई विद ओटीपी। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालते ही आपका टेंडर सबमिट हो जाता है, पब्लिश हो जाता है और इस तरीके से पूरे मार्केट में फ्लैश होने लग जाता है, लाइव हो जाता है और इस तरीके से टेंडर डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था किसी भी बिड को क्रिएट करने का कैटेगरी से रिलेटेड। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी का टेंडर आप एज अ बायर पब्लिश कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और हर पर्सन को शेयर करिएगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से बायर से रिलेटेड वीडियोस बना के डालूं तो मुझे कमेंट करके टॉपिक्स बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। अपने इस चैनल पे ना मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड प्लस गवर्नमेंट टेंडरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। आप लोगों तक वो वीडियोस टाइमली पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।